पाकिस्तान की सियासी तारीख़ अजीब व गरीब दोराहों में फंसी हुई है। इसमें बहुत सारी बातें तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं और बहुत सारी बातें छुपी रहती हैं और यही छुपी बातें असल सियासत को ज़ाहिर करती हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तरीन जर्नलिस्ट सुहेल दानिश साहब, जो कि न सिर्फ रिपोर्टिंग कर चुके हैं, एडिटर के ओहदों पर रहे हैं और इन्होंने इन मामलात को बहुत करीब से देखा है। इस सिलसिले में हम बाज़ बातें इनसे डिस्कस करेंगे और ये सिलसिले को आगे चलाएंगे। सुहेल दानिश साहब, न्यूज़ वैली में खुशामदीद। आपका एक वसी तजर्बा रहा है, रिपोर्टिंग से लेकर एडिटर तक आपने बहुत सारी चीज़ें करीब से देखी हैं। तो ये जो नई नस्ल है, इसे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं हैं पॉलिटिकल तारीख़ के हवाले से। तो इस सिलसिले में हम कुछ मज़ीद सीरीज़ भी करेंगे। तो आज हम एक बात करेंगे नवाज़ शरीफ की बैरून मुल्क जाने की, परवेज़ मुशर्रफ की इक़्तिदार पे कब्ज़े की और इस सिलसिले से मुतालिक कुछ बातें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ का तख्ता क्यों उल्टा? जी, वो मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ के परवेज़ मुशर्रफ का तकरीबन कोई मेरे ख़्याल 2-4 महीने रह गए थे जब ये कोर कमांडर मंगला थे और ये अपने घर में बैठे पैकिंग कर रहे थे सामान वगैरह की कि बस उसके बाद उन्होंने रिटायर हो जाना था। तो इनके पास फ़ोन गया मिलिट्री सेक्रेटरी का नवाज़ शरीफ साहब के, तो इनको कहा गया कि जनाब आपको वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया है और फौरी तौर पे बुलाया है। तो उन्होंने पूछा कि भाई वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों बुलाया है, और जबकि आर्मी चीफ़ वहाँ मौजूद हैं। तो इनको ये नहीं पता था कि वो उसका फैक्स के ज़रिए वो अपना इस्तीफ़ा भेज चुके हैं। तो वो वहाँ से खैर वो कहने लगे कि आपने ये मिलिट्री सेक्रेटरी ने ये भी कहा कि आपने किसी को ये बात बतानी नहीं है और आपने बस आ जाना है। प्राइम मिनिस्टर परवेज़ मुशर्रफ साहब अपना इस्तीफ़ा फैक्स कर चुके थे? नहीं, परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं, आर्मी चीफ अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भेज चुके थे। उन्होंने इस्तीफ़ा जो था वो नवाज़ शरीफ ने उनसे कहा कि बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दे दें और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद नवाज़ शरीफ का ज़ाहिर है नज़र करम जो थी वो परवेज़ मुशर्रफ पे पड़ी और ये बात बेकार सी है कि नवाज़ शरीफ उनको जानते नहीं थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब की अच्छी खासी दोस्ती थी चौधरी निसार से और जनाब शहबाज शरीफ साहब से। ये लोग उठते बैठते थे, गपशप लगाते थे। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने कुछ नहीं कहा और ये निकल पड़े वहाँ से मंगला से MPs वगैरह को लेके अपने जो प्रोटोकॉल होता है कोर कमांडर का। और जब ये रावलपिंडी पहुँचे तो फिर इनको एक फ़ोन मौसूल हुआ, वो भी बहुत ही करीबी साथी थे इनके, और उन्होंने इनको मुबारकबाद दी। इससे पहले कि उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आपको आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जहांगीर करामत साहब को, जहांगीर करामत थे उस आर्मी चीफ जिनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, और उन्होंने बिला चून चरां किए हुए इस्तीफ़ा फैक्स कर दिया था नवाज़ शरीफ साहब को, और परवेज़ मुशर्रफ को उस वक्त तक पता नहीं था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। खैर ये वहाँ से आर्मी हाउस पहुँचे तो आर्मी हाउस में ड्राइंग रूम में ये बैठ गए। थोड़ी देर बाद वज़ीर-ए-आज़म आए तो उन्होंने कहा कि मैंने एड़ी बजा के इनको सलूट किया और मैंने उनसे पूछा कि सर आपने, जब उन्होंने वो ट्रे में वो लेके आया जो स्टार्स और वो बदले उनके, तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझे ये फ़ैसला क्यों किया कि आर्मी चीफ बनाने का। तो उन्होंने नवाज़ शरीफ ने जो बात की, जो परवेज़ मुशर्रफ बताते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए किया कि आपकी कोई सिफारिश नहीं थी, किसी ने सिफारिश नहीं की थी आपने। अच्छा। हाँ, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि चौधरी निसार साहब से और शहबाज शरीफ साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था इनका। हाँ। तो कहने लगे कि मैंने फिर वज़ीर-ए-आज़म को एक दफ़ा और सलूट किया, और जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी पे 3 की जगह 4 स्टार्स लगे हुए थे। उसके बाद कहने लगे मैंने जहांगीर करामत साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर क्या हुआ, कैसे हुआ? और उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, तुम खामोशी से ज़िम्मेदारियाँ संभालो और गुड लक। तो अच्छा, उसका उस वक़्त जो था अली कुली ख़ान और ये 2 जर्नल्स को सुपरसीड करके इनको बनाया था जी। तो वो उसमें नाराज़ भी हुए अली कुली ख़ान से। उन्होंने कहा कि शायद कि तुम फ़लानी मीटिंग होगी तो उसमें आप आइएगा। तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं कि अली कुली ख़ान काफ़ी वो डिस्टर्ब थे ये इस ख़बर को सुन के, और उन्होंने कहा कि नहीं शायद मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। फिर वो बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। खैर वो आर्मी चीफ बन गए।
उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ के साथ इनका अच्छा ताल्लुक़ रहा, लेकिन इनका ताल्लुक़ उस वक्त ख़राब हुआ जब वाजपेयी साहब आए यहाँ पर लाहौर, और उन्होंने आके ये कौन सी मीनार पाकिस्तान पर और उनके साथ हुआ, और ऐसा लगता था पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नॉर्मल होने जा रहे हैं। और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने, पहली दफ़ा उसने वज़ीर आज़म ने इंडिया के ये कहा कि पाकिस्तान के वजूद को और इसको हम तस्लीम करते हैं और कोई हमारा आपस में नहीं, और हमें एक दूसरे के साथ तजारत भी करनी चाहिए और अपने मसाइल को बायमीन। तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म का काम हुआ था उस वक्त। उसके बाद फिर एक वक्त वो आया जब वाजपेयी ने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि यार भाईजान, हम तो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे दोस्ती का, और आप लोगों ने ये क्या किया। मतलब वो कारगिल का मसला था। तो बहरहाल वो कारगिल की जंग, वो परवेज़ मुशर्रफ का वेंचर था, उसमें वज़ीर आज़म को ज़्यादा डिटेल पता नहीं था। ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन कुछ ना इन डिटेल्स उनको नहीं पता थी कि वो ये कैसे ऑपरेशन किया गया है वहाँ पर। तो उस पर काफ़ी ले-दे हुई, और फिर वही इख्तलाफ की बुनियादी वजह थी। फिर वो ये हुआ कि अमेरिका बहुत सख्त नाराज़ था। तो नवाज शरीफ साहब बताते हैं कि मैं गया वहाँ पर, तो अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने वो जो है बेल एयर हाउस के अंदर जो एमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर उन्होंने मीटिंग में से की, और उन्होंने कहा कि जनाब आप ये है कि आप इसको कारगिल से वापस नीचे आएँ। अच्छा, इंडिया को पता था कि कारगिल कितनी अहम जगह है, तो जाहिर है कि इंडिया उसमें उन्होंने क्लिंटन ने कहा कि आपको फुल स्केल वार हो जाएगी अगर आपने ये गड़बड़ की, तो बेहतर है कि आप लोग नीचे आ जाएं। वो उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत सारी शहादतें। बैकअप प्लान नहीं था, बैकअप प्लान नहीं था, बिल्कुल वो वहाँ गड़बड़ हुई। उस पर वो एक बुनियादी नुक्ता था जिस पे इनके इख्तलाफात पैदा हुए, नवाज शरीफ साहब के और मुशर्रफ। अच्छा, ये इख्तलाफ चलते रहे, लेकिन ये परवेज़ मुशर्रफ बताते हैं ये बात तो, कि उन्होंने कहा कि एक दफ़ा कहने लगे कि वो कश्मीर की सरहद वो बॉर्डर पे आए थे नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने मेरी पीठ पे 2-3 दफ़ा हाथ मार के कहा, यार मज़ा तो आया कि श्रीनगर पे कब्ज़ा कर लो। मतलब इस तरह से। तो कहने लगे कि हम समझते थे कि वज़ीर आज़म जो है बड़े जज्बाती हैं इस मामले, कश्मीर के मामले में। ज़ाहिर है नवाज शरीफ का ताल्लुक़ भी कश्मीर से है। तो वो ये तो इनका रहा। अब ये कैसे होता कि परवेज़ मुशर्रफ जब नवाज शरीफ साहब का जब इख्तलाफ बढ़ा, तो अब परवेज़ मुशर्रफ ये खटकने लगे थे कि नवाज शरीफ उनको टॉपल कर सकते हैं। शायद नवाज शरीफ को ये नहीं पता था कि इनको भनक पड़ गई है, लेकिन उनको पता था। जब वो श्रीलंका के दौरे पे गए थे तो उनको अच्छी तरीके से पता था कि ये उसका नाम क्या है, ये मेरे साथ कर दो। इसलिए उन्होंने जनरल अजीज़ को और जनरल महमूद को कह के गए थे वो, कि अगर कोई इस तरह का होगा। जनरल उस्मानी भी उसमें शामिल। जी, जनरल उस्मानी तो कराची में था। हाँ, वो जब इनकलाब आया, जब वो तब्दीली आई, तो उसमें बड़ा कलीदी किरदार इन 3 जनरलों का था, उसमें जनरल उस्मानी भी थे। तो ये जब श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो हवा में थे, और जनाब और उस जहाज़ में अजीब इत्तेफाक था कि उस जहाज़ के अंदर जिसमें ये आ रहे थे उसमें ज़्यादातर बच्चे, जो पैसेंजर्स थे वो बच्चे थे, और वो कराची ग्रामर के थे। वो ये लोग टूर वगैरह करने गए थे वहाँ की, कैंडी शंडी वहाँ पर श्रीलंका में तो बहुत सारे, हाँ, घूमने फिरने के लिए गए थे। ये वापस आ रहे थे तो ये सारे बच्चे थे। उसके वक्त वो उसने आके उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने बताया उनको, परवेज़ मुशर्रफ साहब को, कि सर पायलट आपसे बात करना चाहता है। तो वो कहने लगे कि उठ के मैं गया कैबिन में। ये ख़ुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी मुख्तलिफ़ औक़ात में उनसे इंटरव्यूज़ किए तो कुछ चीज़ें उनसे पूछी हमने, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं, तो वो बताते हैं, ये उनके ज़बानी ही है तकरीबन। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गया, तो उन्होंने कहा कि सर वो कहते हैं कि आप यहाँ चले जाएँ, नवाबशाह चले जाएँ, फ़लानी जगह चले जाएँ, कराची में उतरने की इजाज़त नहीं दे रहा है, फ्यूल कम है, और कभी कहते हैं इंडिया चले जाएँ कंट्रोल। तो उस वक्त जो था वो बड़ी कन्फ्यूजन हो गई, और पायलट ने कहा कि अब तो इतना तेल भी नहीं है कि हम नवाबशाह पे उतरें। तो ये इसमें तैयारी थी कि कराची पे ना उतर सकें ये किसी तरीके से। फिर बहरहाल
जब ये मैंने खुद देखा, फिर हम लोग एयरपोर्ट गए थे तो ये मैंने देखा जनरल उस्मानी उस वक़्त एयरपोर्ट पे आए थे, और उस वक़्त एक डिव कमांडर थे जनरल खादिम हुसैन उनका नाम था, मेजर जनरल थे वो। तो वो आए तो उन्होंने उनको इशारे से बुलाया, ये एयरपोर्ट के बाहर है, फ़ौज अंदर घुस गई है। ये सारे जो ASF वाले बड़े अजीब सा सीन की कैफियत, और सटपटाए हुए लोग इधर उधर, और गणेश ने वहाँ नज़र आ रही। मैं भी उसका विटनेस हूँ बहुत अच्छा, सारी चीज़ें। हाँ। मैं एयरपोर्ट के अंदर तक एक्सेस था मेरा। हाँ, अच्छा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ मैंने देखी। तो वो सुना, वो बाद में किसी ने मुझे बताया, बल्कि उसने कहा कि उस वो जो था वो गया, उसमें जो डिव कमांडर थे मेजर जनरल खादिम हुसैन उनका नाम था मेरे ख्याल, ऐसे अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो गए अंदर, उसमें जो कंट्रोल टावर जो होता है जहाँ से कंट्रोल किया था जहाज़ों को उतारना चढ़ाने का, तो उसके अंदर उन्होंने लात मारी और अंदर घुस गए। वो जो कंट्रोलर था वो बड़ा हक्का बक्का रह गया। वो कहने लगे कि उन्होंने कहा कि बस तुम हटो, तो मेरी बात कराओ। तो जनरल मुशर्रफ के साथ उनका रब्ता हो गया। हाँ, रब्ता हो गया। तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा आप कौन बोल रहे हो? उसने कहा सर मैं जनरल फलाना डिव कमांडर। तो उन्होंने कहा कि अब उनको शक हुआ कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान ना हो, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम तो मेरे जानने वाले हो, तो तुम ये बताओ मेरे कुत्तों के नाम क्या है। तो उन्होंने बताया, दोनों ने, जाहिर है वो एक ज़माने में रहे होंगे, वो कर्नल रहे होंगे, वो ब्रिगेडियर रहे होंगे, इस तरह से होता है ये, आपस में फौज एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो वो फिर उनको हुआ, उन्होंने कहा उसने कहा सर बिल्कुल रनवे को खाली कर लिया गया, आप उतरें। उनका जहाज़ उतरा। फिर बड़ा दिलचस्प बात ये मुझे एक कर्नल साहब ने बताई थी, उन्होंने किताब भी लिखी है, क्या नाम था उनका, तो मैं भी इस वक्त नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो उस्मानी साहब के साथ वो गए, वो जब वो नीचे आ गए तो उस्मानी साहब ऊपर चढ़ के गए सीढ़ियों पे। अगर आप उसको विटनेस आपने भी किया, तो फिर इन्होंने सलूट किया और उन्होंने पूछा कि उस्मानी मामलात क्या हैं। उसने कहा सर यू आर नंबर 1। खैर ये लोग VIP लॉन्ज में आए, तो उसने कहा मैं मुंह धो लूँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि मैं मुंह धो लूँ फिर चलते हैं। अब पता नहीं उस्मानी साहब के, ये मुझे कर्नल साहब ने बताया था, क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ। तो वो उन्होंने किताब भी लिखी, उसमें इस बात का तस्करा किया उन्होंने कहा कि जनरल उस्मानी को कोई मजाक सूझा, क्या सूझा, जब परवेज़ मुशर्रफ वहाँ से बाथरूम से निकल के आए तो उन्होंने कहा सर मैं मजबूर हूँ, मुझे आपके अरेस्ट करने के अहकामात हैं। तो कहने लगे 1 मिनट के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रंग आया एक और एक गया, और उसके बाद फिर उन्होंने गले लग गए दोनों, और फिर उनको मलिर कैंट ले जाया गया। तो मलिर कैंट में जो था वहाँ पर वो देखा परवेज़ मुशर्रफ साहब तो हर एक के साथ बड़ा घुल मिल रहे थे। वहाँ पर एक आपके TV के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बताई थी ये बात मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि वो जो है आपका परवेज़ मुशर्रफ बल्कि इतने अच्छे, उनको लग नहीं रहा था कि ये अभी सब कुछ हुआ पड़ा है, और वो रावलपिंडी में भी वहाँ पर वो जनरल महमूद से और जनरल अजीज़ से वो राब्ते में थे हर वक्त। तो वो ये नहीं समझ आ रहा था, हर एक को पूछ रहे थे भाई तुमने खाना खाया, तुमने, हर एक जनरल मुशर्रफ का कहा बड़ा कॉर्डियल रवैया था। हाँ, इसका मतलब ये कि उन्होंने एंटी प्लान बनाया हुआ था ना जी, अपना। हाँ जी, बनाया। क्योंकि मैंने तो एक विटनेस ये किया है कि जैसे उनकी गाड़ी आके बाहर रुकी तो उस पर से स्टार उतार लिए गए जी। अच्छा, चंद ही लम्हे गुजरे होंगे, हौसली शाह और जो IG थे मकबूल, हाँ, वो आए, उनको गेट से वापस कर दिया, और थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी पे दोबारा स्टार लग गए। अच्छा, ये तो मैंने अपनी निगाहों से वहाँ पे देखा, पे उनके बीवी बच्चे उस गाड़ी में गए, वो कैंट चले अच्छा गए। और उनकी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो साहबजादी थी वो अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए था, और वो बड़ी परेशान सी बाहर खड़ी थी एयरपोर्ट के। ये जो विटनेस वाली उस दिन जो देखा गया, तो वो फिर किसी को कहा, जनरल उस्मानी ने, किसी ने कहा, तो एक अफसर उनको फिर लेके उनको, वो बड़ी बेचारी लग नहीं रहा था, बड़ी मतलब मिलनसार सी खातून थी, मगर परेशान थी बहुत। ज़ाहिर है उनको पता होगा कि सब कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो फिर उनको कहीं ले जाया गया। तो वो रात भी बड़ी वो थी अच्छा, फिर जो दिलचस्प बात है जो शायद किसी ने नहीं बताई होगी, वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा से हमारा अच्छा ताल्लुक़ था। शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने कहा कि ये तकरीर अभी नहीं है इनकी हुई, तकरीर में भी ये था कि जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ था ना ऊपर, जो इनकी वो था कि मैं कमांडो वाला पहनूंगा जनाब,
तो वो तो इनके पास तो कुछ था नहीं उस वक्त, तो वो किसी और का लिया गया, जो वो लगाया गया, बैज लगाया गया, वो भी किसी और का था। ये खुद एक कर्नल साहब ने ये लिखा भी है। और फिर जो शरीफुद्दीन पीरजादा ने बताया वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। उन्होंने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया इनका, तो कहने लगे कि ये हो गया भाई, और अब आपने बताना है कि क्या करना है, आईनी तौर पे क्या हो सकता है, तो और आपने सोना नहीं है। कहने लगे यार मैं जल्दी सो जाता था, मैं अब जनरल साहब ने मुझसे कहा कि आपने सोना नहीं है, तो कहने लगे मैं जागने। शरीफुद्दीन पीरजादा अयूब खान से भी पहले के ये सारी ड्रामेबाजी जो थी, आईनी मुशगाफियाँ और जनान निकाहत और किसको कैसे और कौन सी हुकूमत कैसे और किस में क्या फेस सेविंग हो सकती है, बड़े उसके माहिर थे, बहुत बड़े वकील थे, इसमें कोई शक नहीं है, कादिरुल कलाम जिसको कहते हैं। तो वो कहने लगे कि मुझे कहा उन्होंने, हमारे साथ उनका था, कभी कभी मैं चला जाता था उनके पास मिलने के लिए, तो कहने लगे कि उन्होंने कहा कि बस अब आपने मेरी तकरीर सुननी है। तो कहने लगे, उन्होंने तकरीर का तो अहवाल मैंने बताया आपको कि वो 2 दफ़ा उनको जूस भी पिलाया गया, और जनाब एक दफ़ा काटा भी गया उस तकरीर को, फिर दोबारा किया गया, लेकिन वो बड़े मतलब मूड में थे परवेज़ मुशर्रफ, कोई ऐसी घबराहट कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मुझे लगता है कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि पूरी तरह हमने कंट्रोल कर लिया है। तो फिर बाद में वो जो हुआ, कहने लगे शरीफुद्दीन पीरजादा कि तकरीर करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा आपने तकरीर सुनी? मैंने कहा सुनी सर। तो बस कहने लगे कि फिर ऐसा करें कि सुबह मैंने 7 बजे जाना है पिंडी, आपने ही मेरे साथ चलना है। मैंने कहा मुझे आपने रात भर जगा दिया है, अब तो मैं सोऊंगा, मैं 4 बजे की फ़्लाइट पे आऊँगा, आप जाएं, अल्लाह करे बेहतर हो जो भी हो, तो बाकी चीज़ें आपसे रावलपिंडी में मुलाकात होगी। तो कहने लगे फिर मैं 4 बजे की फ़्लाइट पे रावलपिंडी गया, फिर उनके साथ 2-3 बड़ी लंबी मीटिंगें हुई। तो शरीफुद्दीन पीरजादा इसके बड़े कारीगर थे इस सारे मामलात के, आईनी वगैरह। तो फिर ये जो था सिलसिला, नवाज़ शरीफ साहब को पकड़ लिया गया। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक सवाल करूं, ये तो चलो उन्होंने अपनी ग्रिप कर ली जी, अब जाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ का गुस्सा था नवाज़ शरीफ के ऊपर, अरेस्ट कर लिया, उनके भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया और बहुत ज़्यादा सख्त कर लिया। वो कौन सी ऐसी सूरत हाल थी कि इनको छोड़ना पड़ा? क्या कोई एग्रीमेंट किया था जैसा बताया जाता है कि 5 साल का 10 साल का? देखिए वो मैं बताऊँ, एक दफ़ा एक तो मैं ये बताऊँ कि जनरल महमूद गए थे इनके पास 9:30 बजे के करीब। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ मलिर कैंट में थे जब जनरल महमूद प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे अपने 2 डिव कमांडर्स को लेकर। तो उन्होंने उनको नवाज़ शरीफ के सामने एक कागज़ रखा और उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि असम्बलियाँ मैंने तोड़ दी हैं, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, और मैं अब फ़ौज को कहता हूँ कि हालात को ठीक करने के लिए वो एक्टिव हो। इस तरह का कोई ड्राफ्ट था जो जनरल महमूद अब बहुत वो बन गए, वो कहते हैं तबलीगी जमात में आ गए। अच्छा। बड़ी दाढ़ी वाड़ी रख ली उन्होंने। हाँ, तो अब वहाँ पर रावलपिंडी में तो वो कहने लगे कि उन्होंने जब रखा नवाज़ शरीफ ने पढ़ा उनको, तो उन्होंने कहा, नवाज़ शरीफ ने पढ़ने के बाद एक बात ज़रूर की, ये सब लोग मानते हैं, वो भी मानते हैं जो गए थे, और वो नवाज़ शरीफ ने भी बताई ये बात। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, ये तो ऑन माई डेड बॉडी, इस पर मैं दस्तखत नहीं। उन्होंने कहा हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। उन्होंने कहा कर लेंगे गिरफ़्तार। फिर वो बैठा के नवाज़ शरीफ साहब को ले गए। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, ख़त्म हो गई बात। नवाज़ शरीफ जिस वक्त आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त ये एक्टिविटी हो रही थी, नवाज़ शरीफ तो उनको बना के चले गए थे ना, इनका पूरा जनरल परवेज़ मुशर्रफ का काम तमाम करके, तो वो समझ रहे थे कि नया सिरे से वो हो जाएगा। तो इनके जो बनाए हुए थे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको ही पकड़ लिया था। तो अब क्या हो, अब जनाब ये नवाज़ शरीफ साहब को धर लिया गया और इनको एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया मैस के अंदर। वहाँ पर उस पर वो बताते हैं, नवाज़ शरीफ साहब खुद ही बताते हैं कि उसकी शीशों पे भी उन्होंने काले वो पेपर लगाए हुए थे। अच्छा। मतलब नज़र नहीं आता था उनको। उनसे पूछा, ये ज़रूर पूछते थे काफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, ये वो जैसे होता है। तो लेकिन तो कहने लगे वो बात ख़त्म हो गई। तो फिर जो आप बता रहे हैं कि बाद में कैसे वो उनकी बचत हुई, तो उन्होंने बताया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और ये भी एक दफ़ा एडिटर्स को बुलाया था इस्लामाबाद में, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, बहुत बात की बात है,
जब ये नवाज शरीफ साहब चले गए थे सऊदी अरब जा चुके थे, तो उस वक्त ये बहस चल रही थी कि वो कैसे चले गए, क्यों चले गए। तो ये नवाए वक्त के एडिटर थे मजीद निज़ामी साहब, उन्होंने सवाल किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ से कि असल बात बताएं, क्या बात हुई थी, बाकी छोड़ें, आपने तो वो तो कॉन्विक्ट हो गए थे, उनको तो उम्र कैद की सज़ा हो गई। अच्छा, ये भी था कि ये जो यहाँ के वकील थे एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, उसके वो फ़ैसला जो था उन्होंने जो उम्र कैद का दिया था। कहा जाता है कि इनकी ख्वाहिश थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ एंड पार्टी की कि जनाब उनको सज़ाए मौत हो जाए। अच्छा, लोगों ने समझाया उनको कि ये तो दूसरा भुट्टो आप पंजाब से पैदा कर देंगे, ये इस तरह ना करें। उनके कुछ बई ख्वाहों ने, खैर बहरहाल वो जो वो बंदा भी, मैं नाम भूल रहा हूँ, आपको याद हो, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज का, जो जिसने फ़ैसला सुनाया था, बड़े मकबूल, बहुत आम फहम सा नाम है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सज़ा उम्र कैद की सज़ा दी। तो मजीद निज़ामी साहब ने उसमें मीटिंग में उनको, जब एडिटर के साथ बात कर रहे थे, तो 10, 12, 15 लोग होंगे, तो उन्होंने कहा कि जनाब तो ये बताएं कि असल बात क्या थी। तो परवेज़ मुशर्रफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये ख़ुद बताया और मैंने सुना, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पढ़ा या कुछ नहीं, बिल्कुल वो उन्होंने, बिल्कुल वो इस दुनिया में नहीं है, वो भी उसकी तस्दीक कर देते। तो उन्होंने ये बताया निज़ामी साहब के सवाल पर, तो और मैंने भी उसमें बाद में एक सवाल उनसे पूछा था, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा निज़ामी साहब ने कि ये जनाब आपका वो जो है, ये आपने क्यों इनको छोड़ा। तो उन्होंने कहा देखें, हमने इसलिए छोड़ा था कि हम पे सऊदी अरब का दबाव था। फिर इससे पहले मैं आपको एक और बताऊं जो बहुत अहम चीज़ है। वो क्या हुआ था कि बिल क्लिंटन यहाँ पर 6 घंटे के दौरे पे आए थे पाकिस्तान, इंडिया आए थे, वैसे वो दौरा तो उनका इंडिया का था, यहाँ पर 6 घंटे के दौरे पे आए थे। तो उन्होंने इस दौरे के दौरान पाकिस्तानी कौम से ख़िताब भी किया था। उसमें उनकी शर्त ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, बावर्दी जनरल के साथ, मैं तस्वीर मेरी ना शाये की जाए। ये उनकी बातचीत उन्होंने की थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात भी की थी। उस वक्त रफ़ीक ताराड़ साहब जो थे सदर थे, रफ़ीक ताराड़ साहब के, वो प्रेसिडेंसी में आके रुके थे, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद वो चले गए थे जो अमेरिकन एम्बेसी में, बिल क्लिंटन, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उनको बुलाया था और उनसे उन्होंने एक बात की थी, तो उन्होंने बाद में ख़ुद भी बताई। उन्होंने उनसे कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ को मेरी तरफ से ये बता दीजिएगा कि नवाज़ शरीफ के साथ वो सलूक ना हो जो भुट्टो के साथ हुआ था। अच्छा जी, बिल्कुल। ये मैसेज अमेरिकी सदर ने परवेज़ मुशर्रफ को दिया, चीफ जस्टिस के ज़रिए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बाकायदा अमेरिकन एम्बेसी में बुलाया गया सदर अमेरिका से मिलने के लिए, ये मैसेज उन्होंने दिया था ये। अच्छा, फिर क्या होता है कि उन्होंने बताया, मैंने यहाँ से, उन्होंने बताया कि जिस दिन नवाज शरीफ को हमने पकड़ लिया, तो इसमें जो अहम, उसके बाद फिर एक तो ये अमेरिका का दबाव था। भुट्टो के दौर में ऐसा नहीं था। भुट्टो के दौर में सूरत हाल ये थी कि भुट्टो, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ 4 और 5 जुलाई को, अब आने वाली है 3 दिन बाद, 4 और 5 जुलाई को, जिस वक्त वो फरमान अफरोज़ पे दस्तखत कर रहे थे मार्शल लॉ इम्पोज़ करने का, उस वक्त अमेरिका का और सऊदी अरब का सफ़ीर उनके सामने में से बैठे हुए थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो भी उसमें पूरा दबाव था उनका भी। जी, आप अंदाज़ा लगाएं। जो लोग कहते हैं ना, तो उस वक्त अमेरिका उसमें था, क्योंकि वो तो आपको पता है कि एक ज़माने में जब लाहौर के स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर इसने हेनरी किसिंजर ने ये बात की थी भुट्टो साहब से, उसने ये कहा था, मैं बिल्कुल बेटा मैं आपको बताता हूँ, उसने कहा था कि आप मुझसे अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं मिस्टर भुट्टो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कुछ आप कर रहे हैं एटॉमिक उसमें न्यूक्लियर, उस पर हम आपको इबरत की तस्वीर बना देंगे। ये तो बहुत मशहूर भी है ना। तो वो जो था, ये एक बिल क्लिंटन ने उनको मैसेज दिया था कि भुट्टो, वो सलूक नहीं होना चाहिए जो भुट्टो के साथ हुआ था। फिर ये हो जाता है, इनका अलहदगी हो जाती है। और जनाब अब वो बताते हैं कि जिस दिन हमने इनको पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया, दूसरे दिन लबनान के रफ़ीक हरेरी साहब थे, वो उनका ताल्लुक़ परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी था बहुत अच्छा, और उनका ताल्लुक़ सऊदी किंगडम से भी था,
बादशाहों से। तो उन्होंने इनको फ़ोन किया, जो परवेज़ मुशर्रफ बता रहे हैं मजीद निज़ामी के सवाल पर, मुझे एडिटर्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर कि असल बात क्या थी। तो उन्होंने कहा कि बात दरअसल, बाकी चीज़ें तो आप समझ लें फॉर्मेलिटीज़ थी, जो असल बात थी वो ये थी कि उनका दबाव था हम पर सऊदी। उन्होंने रफ़ीक हरीरी ने कहा कि अब्दुल्ला ने, जो क्राउन प्रिंस थे उस वक़्त, क्योंकि डिफेक्टो वो ऐसी थे जैसे MBS आजकल ताकतवर आदमी वही चला रहे हैं हुकूमत, इसी तरीके से वो अब्दुल्ला भी थे। फ़हद बीमार थे बहुत सख्त, तो वो ज़्यादातर उसी खाने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की जो तज़य्युन आराइश हो रही थी उसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। वो उन्होंने पहाड़ी पे अपना एक महल भी बना लिया था, वहीं रहते थे, वहाँ से आते थे, खुद उसका इफ्तिताह वगैरह करते रहते थे। वो भी बहुत बड़ा उन्होंने काम खुद अपनी निगरानी में किया। और वो ये भी देखें कि ये हम हट जाएंगे, जो थे किंग फ़हद जो थे, एक ज़माने में उनके शौक़ और थे, और आखिर में फिर किंग फ़हद बिल्कुल वो लॉ लगा ली थी उन्होंने, हाँ चेंज हो गए थे। वो पाकीज़ा ज़िंदगी और वो तसव्वुर अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला तसव्वुर, वो उस पर आ गए थे। तो वो जो मैं बात कर रहा था, वो तो अब उन्होंने बताया, रफ़ीक हरीरी ने, जो उनके भी दोस्त थे मुशर्रफ साहब के भी, और उनके तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि रफ़ीक हरीरी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपने किसी भी कीमत पर नवाज़ शरीफ को उंगली टच नहीं होनी है, मतलब फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं करनी है। हाँ, ये अब क्राउन प्रिंस ने कहा सऊदी अरब के। कहने लगे ये मैसेज उसने मुझे पास कर दिया रफ़ीक हरीरी ने। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, ख्याल रखेंगे। बात ख़त्म होगी। कहने लगे, उसके बाद कहने लगे कि फिर वो नज़र रखे हुए थे कि हम नवाज़ शरीफ के साथ क्या सलूक करते हैं। एक दफ़ा नवाज़ शरीफ का उन्होंने बताया, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक बात वो कहने लगे कि वो नवाज़ शरीफ को हैंडकफ लगा दिया और उनको रावलपिंडी से मेरे ख्याल में कराची शिफ्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो हैंडकफ लगा हुआ था जहाज़ में, तो उस पर भी वो उनको पता चल गया। कैसे पता चल गया? तो उन्होंने रफ़ीक हरीरी ने कहने लगा, उनका फ़ोन आ गया मेरे पास। उन्होंने फिर मुझे मेरी कहा कि यार तुम तो अजीब आदमी, तुम्हें 3 दफ़ा कहा है कि ज़रा एहतियात करो, तुम वही कर रहे हो। मुझे कंप्लेंट दी उन्होंने। तो उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता क्या क्या सलूक कर रहे हैं नवाज़ शरीफ के साथ, मैं देख लूँगा। तो कहने लगे कि इस तरह मैंने फिर उनको सेटिस्फाई किया। फिर कहने लगे मीटिंग हुई शर्मुल शेख में, तो वहाँ मैंने देखा, ये मुशर्रफ बता रहे हैं, तो वो कहने लगे कि मैंने देखा कि वो जो ये क्राउन प्रिंस आए हुए थे अब्दुल्ला, उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं वो दी, लिफ्ट नहीं, हाँ अहमियत नहीं दी। हाथ मिला के वो इधर उधर जिस तरह वो गर्म जोशी से मिलते थे, वो बात नहीं उनमें थी। तो मैं समझ गया कि वो खुश नहीं है सारे मामलात में। तो फिर उसका कहने लगे कि मैं, फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई सही है, तुम जो है अब क्या किया जा सकता है। तो मैंने अपने कुछ करीबी लोगों को कह दिया था कि यार कोई ऐसे उल्टा सीधा फाउल नहीं कर देना, तो क्योंकि यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब को तो यहाँ पर लाया था, तो नवाज़ शरीफ साहब खुद बता रहे थे एक मीटिंग में, और वो कह रहे थे कि सुपरिटेंडेंट जेल था यहाँ का, कराची का था, कौन से, तो कहने लगे ये जो है ना मलीर में जेल, इसमें तो वो कमरे वमरे हैं जहाँ पर ज़रदारी साहब रहे हैं, जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब रहे हैं, वो बता रहे थे सुपरिटेंडेंट यहाँ के। तो वो ज़माने का जो सुपरिटेंडेंट था, कहने लगे कि नवाज़ शरीफ साहब जब लाया गया तो उनका वो होता है ना नाम लिखाओ जी, मोहम्मद नवाज़ शरीफ। तो उन्होंने कहा वालिद का, तो उन्होंने मोहम्मद शरीफ। तो उन्होंने ओहदा, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अच्छा तो उस पर वल्दियत पे जब आए तो उन्होंने कहा कि सोच लो, सही बता रहे हो, मतलब इस तरह की कोई बात कोई ऐसी बदतमीज़ी वाली जिसको कहते हैं नहीं करनी चाहिए थी। वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म से जो इतनी बड़ी तादाद में वोट लेके आए थे, उनके साथ कोई वो तो पीछे से इशारा हो जाता है ना कि तंग करना है या करना, तो इस तरह की बातें भी उनके साथ हुई। लेकिन वो बहरहाल वो परवेज़ मुशर्रफ को ये एहसास ज़रूर हो गया था कि अमेरिका और सऊदी अरब हर सूरत में नवाज़ शरीफ के साथ कोई बड़ा गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहने लगे कि फिर उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया, हरेरी ने, उसने रफ़ीक, उन्होंने कहा कि जी वो आएंगे, वो प्रिंस तरह की, वो उनके इन्वाई के तौर पे किंग फ़हद के और वो आपसे जो कहें वो मान लेना, और नहीं मानोगे तो उसके बड़े कंसिक्वेंसेस ख़राब होंगे, आप मान लेना। कहने लगे फिर वो लोग आए, दो तैयारे थे उसमें, वो आए नूर खान एयरबेस पे, उनके तैयारे उतरे और
वो आके उन्होंने मेरे पास आए रात को 3:30 बजे। मैंने चाय वाय पी, उसके बाद उन्होंने एक मुझे लेटर दिया, सिंपल लेटर, और कहने लगे उस पर कोई किंगडम की कोई वो नहीं थी, सिंपल सा लेटर था। उसमें फ़हद की तरफ से था, किंग फ़हद की तरफ से, और उसमें लिखा हुआ था बातचीत कस्टोडियन खाने काबा मस्जिद नबी रोज़ा रसूल में मेरी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ फ़लाने दिन रोज़ा खाने काबा में मेरे साथ खोलें। यानी बस दो सतरी ख़त था। मैं समझ गया कि सऊदी अरब क्या चाहता है। तो मैंने कहा भाई तैयारी करो इनको वापस भेजने की। तो फिर इनके कहने लगे तलाश किया गया कौन कहाँ हैं। तो शहबाज शरीफ शायद कराची में थे। इन सबको जमा वमा करके फिर इन लोगों को रवाना कर दिया गया। फिर बीच में कहने लगे 2 दिन के बाद, क्योंकि जमा वमा हो रहे थे, अपने सामान समेट रहे थे, तो वो उन्होंने पूछा, उनको कहा, जो प्रिंस आए थे उनको कहा कि आप चले जाएँ, हम भेज देंगे, तो आपका तैयारा भी खड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, क्राउन प्रिंस ने कहा है कि जब तक ये तैयारा, इनका तैयारा पाकिस्तान की सरहद अबूर नहीं कर लेगा, मैं यहाँ से नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहने लगे, मैंने कहा नहीं, आप फिक्र नहीं करें, आप रहें हमारे। तो मतलब इसमें कोई हकीकत नहीं है जो बताई जाती है कि कोई एग्रीमेंट करके गए थे हुकूमत हाँ, वो ये कहने लगे वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो तो फॉर्मेलिटीज़ थी। वो बाद में प्रिंस फरहान आए, वो जो उनके इंटेलिजेंस चीफ थे, उन्होंने कहा ये लें जी 10 साल का एग्रीमेंट था, ये 5 साल के बाद ये हुआ, वगैरह वगैरह। ये वो सारी चीज़ें थी, मॉडलिटीज़ की होंगी ना, कोई ना फॉर्मेलिटीज़ जो क़ानूनी निकात होते हैं वो तो किए होंगे। लेकिन जो असल हकीकत थी वो ये थी कि अमरीकी और सऊदीज़ का दबाव था। अच्छा, उस पर मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पूछा था ये बात। मैंने कहा सर इतना ज़बरदस्त, मैंने कहा ये बात बन गई है, ये इतनी पूरी बात बता रहे हैं, तो इनसे पूछा तो जाए। मैंने कहा सर वो जो है, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बताइए कि अगर ये दबाव भुट्टो के लिए होता, उनकी जान बख्शी के लिए, तो ये बात तो उन्होंने कहा बिल्कुल छोड़ना पड़ता। और फिर उन्होंने भुट्टो साहब की उस किताब का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा देखें, हाँ, भुट्टो साहब खुद कह रहे हैं अपनी किताब में कि अगर शाह फैसल या चोइनलाई होते तो शायद ये मुझे सज़ाए मौत नहीं दे पाते। वो दोनों इनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे ना। बल्कि आप अंदाज़ा लगाएं, भुट्टो साहब को तो उसने जो प्रेसिडेंट क़ज़ाफ़ी थे, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म जालूद को 2 दफ़ा भेजा। ये लोग नहीं बताते ना, 2 दफ़ा भेजा। उस ज़माने में अखबारों के उठाएं तो पता चल जाएगा आपको। 2 दफ़ा वज़ीर आज़म जालूद आए, उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक़ को कहा कि आपके क़र्ज़े, तमाम क़र्ज़े सूद के साथ हम देने को तैयार हैं, भुट्टो को छोड़ दें, और ये भी हम गारंटी देने को तैयार हैं कि हम भुट्टो को, जो कहते हैं ना कि भुट्टो तुर्की चले जाते हैं या भुट्टो ने कहा मैं तारीख़ में, नहीं, जनरल ज़िया को ये पता था। ये भी जनरल ज़िया बाद में चीज़ें, लोगों ने कहा कि ख़बर एक थी, बंदे 2 थे, या फंदा एक था, बंदे गर्दनें 2 थीं, वगैरह वगैरह जो लोगों ने कहा। लेकिन असल बात ये थी कि ज़िया लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी कीमत पे। उनको, वो समझते थे कि भुट्टो को छोड़ने का मतलब, और उसकी बुनियादी वजह, गो कि अब बहुत सारी चीज़ें तो आप ही गई हैं, उसकी बुनियादी वजह जो थी वो मुलाकात थी जो शरीफुद्दीन कह रहा हूँ, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने मुझसे बात की। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा बड़े क़ादिरुल कलाम वकील थे। उन्होंने पाकिस्तान के आइन बनाने में बड़ी मदद की। 73 में बल्कि उन्होंने ड्राफ्ट किया था, और बड़ी तगोदो की थी। उनके साथ मुस्तफ़ा खर भी लोगों के साथ पब्लिक लाइज़ोन में बहुत आगे थे। तो उन्होंने बताया था कि वो जो था, भुट्टो के साथ जो मुलाकात उनकी मरी के स्टेट गेस्ट हाउस में हुई थी, उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी, वो अब बोलने में फ़ायदा नहीं है, कोई भी नहीं है वो, उसमें ना हाफिज़ पीरज़ादा हैं। तो उन्होंने कहा कुछ बातें ऐसी हो गई थी कि जिसके बाद जनरल ज़िया ने ये समझ लिया था कि अब भुट्टो को किसी तरीके से भी टॉलरेट नहीं करना है। तो ये वो फिर घसीट के उस तरफ ले गया, फिर मौलवी मुश्ताक, और फिर ये सारा कुछ। फिर मैं वहाँ पर गया जब भुट्टो को फांसी हो गई थी, सब कुछ हो गया, तो मैं उनसे मिला, बल्कि 2 दफ़ा मिला। वो उसके पीछे रहते थे, जो हारून हाउस है ना, उसके पीछे घर था एक, जो फ़िरयाद हाल के साथ, वो दुर्रा पटेल साहब। इन्होंने 283 सफ़े का एक इख्तलाफी नोट लिखा था। दुर्रा पटेल 3/4 से फैसला हुआ था ये। तो उन्होंने इख्तलाफी नोट जो था वो दुर्रा पटेल साहब ने लिखा था, जस्टिस दुर्रा, ये पारसी थे, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने नोट लिखा था। और उसमें उन्होंने लिखा था कि मसूद महमूद जैसे बेहुदा शख्स, यही लफ्ज़ थे, जैसे बेहुदा शख्स की गवाही की बुनियाद पर भुट्टो को किसी भी कीमत पर फांसी नहीं दी जा सकती।
पर ये तो तारीख के औराक हैं, और अब वो भुट्टो साहब का केस दोबारा भी इन्होंने रिट्रायल जी किया, देखें, हाँ, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये सज़ा गलत थी। तो ये तो हमारी तारीख के तारीख पहलू हैं। जी हाँ। तो ये है, और इस सिलसिले में अब ये देखें ना, नवाज़ शरीफ की और फ़ौज की जो दूरी हुई, जैसे आपने बताया कि शहबाज शरीफ ज़्यादा करीब थे फ़ौज के, नवाज शरीफ ये अकोमोडेटिंग है। हाँ, शहबाज शरीफ अकोमोडेटिंग तो है। अब इसीलिए नवाज शरीफ का आप देखें, नवाज शरीफ सिंह फंसाते हैं। हाँ, ये आप देखें, जितने आर्मी चीफ कितने उन्होंने अपॉइंट किए, और हर एक के साथ सिंह फंसाते हैं। हाँ, ये तो इसीलिए शायद शहबाज शरीफ को जो है वो गो हेड दिया गया नवाज शरीफ के मुकाबले। और वो देखें, वो किसी ना किसी तरह से लिपापोती करके चला ही रहे हैं उस सिस्टम को, जो भी हाइब्रिड कह लें, कुछ भी जो भी कह लें आप उसको। चलें, ये बहुत शुक्रिया। ये बाब असल में काफ़ी लंबा हो गया, और हम इस सिलसिले में मज़ीद भी नशस्तें करते रहेंगे। ये चीज़ें हम जैसे तालिब इल्मों के लिए बहुत अहम हैं कि उस ज़माने में पसे पर्दा क्या क्या चीज़ें होती थी। जी दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का, और उम्मीद है कि हम आपको दोबारा भी इसी तरह की ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।